दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन पॉलिटी की क्लास मैं लेने के लिए हाजिर हूँ। इसके पहले संदीप सर आपकी क्लास ले रहे थे, बट आप सभी के डिमांड पर मुझे फिर से आना ही पड़ा। अभी मैं आपको हिस्ट्री पूरा आपका कंप्लीट करा करके खाली हुआ था, तब तक चलो ये भी स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आज हमारा पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। पहला और दूसरा लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले और दूसरे लेक्चर में आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताए गए थे। आज से आपका मुख्य रूप से जो संविधान है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों भाग 1 और भाग 2 को पूरा कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारा भारत है, जो हमारा संघ है, इसका विस्तार कहां तक है, ठीक है, उसके बारे में, नए राज्यों की स्थापना कैसे होती, वहां से जो कुछ भी प्रश्न आते हैं उन सभी तथ्यों के बारे में, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिकता, ठीक है, तो उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो टॉपिक होगा वो होगा संघ और राज्य क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम आपने सुना होगा। आज मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा कि कितना कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, कैसे कैसे जाकर के राज्य पुनर्गठन आयोग बन पाया, ठीक है। तो शायद आपको उसके बारे में कहानियां नहीं पता होंगी, लेकिन आज आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसके अलावा 2-3 कमेटियां बनी थी, जैसे धर आयोग कमेटी हो गया, जेवीपी कमेटी हो गया, फजल आयोग कमेटी हो गया, लास्ट में 7वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो उन सभी तथ्यों को पढ़ते हुए हम लोग नागरिकता की तरफ आएंगे और पढ़ा जाएगा नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में, नागरिकता अधिनियम जो 1955 आया था उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो है नागरिकता ग्रहण कैसे किया जाता है और नागरिकता की परित्याग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा। तो तैयारी हो गई आप सभी की? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, पॉलिटी अभी आपको पढ़ना है नितिन सर के साथ, यानी मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी कहानी शुरू होती है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए, संविधान में 2-3 बातें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी। पहला है भाग, दूसरा है अनुच्छेद, एक और भी है अनुसूची, लेकिन अनुसूची मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है, या इसके बाद मैं जो है अनुसूची आपको एक साथ पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत आपको? तो अभी आपको भाग याद रखना है, ठीक है। देखिए, हमारे जो संविधान में कई सारे भाग हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको भाग बताते चलेंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं, पहले भाग को, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की चीजें आती हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कहा, हमने कहा आज हम 2 भाग कंप्लीट करेंगे, एक पढ़ेंगे भाग 1 और दूसरा पढ़ेंगे भाग 2, ठीक है। तो भाग 1 भाग 2, अच्छा, कभी कभी परीक्षा में यहां से भी प्रश्न आ जाता है कि भाग 1 क्या बताता है और भाग 2 क्या बताता है। तो क्या बताएंगे, भाग 1 के बारे में क्या, भाग 1 में किसके बारे में बताया गया है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 में, और नागरिकता के बारे में बताया गया भाग 2 में, ठीक है। तो पहले तो आप याद रखेगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न पूछता है कि यहां पर कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों यहां पर कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है, भाग 1 है, जिसके अंदर संघ और राज्य क्षेत्र बताए गए हैं, और 5 से लेकर के 11 तक क्या हो जाएगा, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक जो आएगा वो हमारे मूल अधिकार के बारे में बताता है। किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में बताता है, ठीक है। तो जब मूल अधिकार 12 से 35 गया तो भाग 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से 36 से लेकर 51 तक में ये राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आपने पढ़ा होगा, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, वो भाग 4 है। तो ऐसे करके एक एक भाग हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। समझ में आ गया? तो आज हम लोग पहला भाग पहले शुरू करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लिख रहा संविधान के इस भाग में भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ये पूरे भारतीय संघ का मतलब क्या है, भारत क्या है, कहा जाता है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ माने एसोसिएशन, संघ माने एसोसिएशन, यानी भारत कुछ और नहीं है, भारत कुछ और नहीं है, ये सभी राज्यों को मिला दीजिए तो यही भारत है। यहां जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तो सारे तमिलनाडु आप बोलिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात तक के ये जो पूरे समस्त स्थान है, ये समस्त भूभाग ही क्या है, भारत है। तो भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो याद रखेगा, कह रहा संविधान के इस भाग में भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा किया गया है। कह रहा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या बताया गया दोस्तों, कह रहा है इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, ये इंडिया शब्द का यहां पर उल्लेख हुआ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक यूनियन होगा, एक संघ होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। पहली अनुसूची में
सभी राज्यों के नाम और भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 2 आता है। अनुच्छेद 1 में तो बस खाली एक लाइन की बात कही गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत क्या है, या राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 2 आपसे अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 2, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में याद रखिएगा दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो पूछता क्या परीक्षा में पूछता है कि मान लीजिए किसी नए राज्य की स्थापना हो रहा है तो यह किस अनुच्छेद से संबंधित तथ्य है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 2 से संबंधित है। नए राज्यों की स्थापना या उससे संबंधित जो भी प्रावधान है, ठीक है, वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 3 की बात करता है, ये उसको मोटी मोटा ही पढ़ना है, ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि आपको आपके परीक्षा के हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लेक्चर में पूरी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, इससे ज्यादा लेक्चर आपका लगने वाला नहीं है। फिर हम लोग आ जाएंगे ज्योग्राफी पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्य का निर्माण करने और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए यहां पर और यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया अनुच्छेद 2 में और वही चीज आप अनुच्छेद 3 में बता रहे हैं, सर अंतर क्या है दोनों में अंतर क्या, सुनिए, लिख रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, और यहां क्या बोल रहा है कि संसद को नए राज्य का निर्माण करना, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि पहले से कोई राज्य बना होता है, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जैसे भी जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य था, अब इसको जो है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तेलंगाना पहले कोई राज्य नहीं था, उसको आंध्र प्रदेश से काट करके अलग कर दिया गया 2014 में, तो एक नया राज्य बना। तो कभी जब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि इसके बारे में नए राज्यों के निर्माण या किसी वर्तमान राज्य क्षेत्रों में उसकी सीमाओं में परिवर्तन किए, नाम में परिवर्तन किए, तो ऐसे में अनुच्छेद 3 की बात करेंगे, ठीक है। वहां अनुच्छेद 2 मत करेगा, वहां पर अनुच्छेद 3 आप इसको सही करिएगा। करा इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक बात और याद रखिए, अगर आपको राज्य से संबंधित कोई कार्य करना है, ठीक है, तो बहुमत तो साधारण हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से एक बार आपको पूछना पड़ेगा। वही लिख रहा है कि इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। यह आपके लिए कंपलसरी पॉइंट है। करा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए, मान लीजिए कोई मामला तेलंगाना से है, कोई जम्मू कश्मीर का मामला है, तो भाई राष्ट्रपति देखने के बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य के विधानमंडल के पास, यानी जम्मू कश्मीर का जो विधानमंडल रहा होगा उसके पास भेजेगा, किसके लिए, विचार विमर्श के लिए। हालांकि जो यहां पर राष्ट्रपति है वो इस विचार विमर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, या संसद जो है बाध्य नहीं, लेकिन भेजना चाहिए। एक बार होता नहीं यार, एक बार सुझाव लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, तो ये कहा गया यहां पर, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन करता है, तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ऐसा विधेयक बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकता है। यानी कुल मिला जुलाकर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है और आप लोग हमेशा गलत करते हैं, 99% बार आप गलत करके आते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी नए राज्य की स्थापना करना है, तो उसके लिए जो बहुमत होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साधारण बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए, तो आप हमेशा कहते हैं विशेष बहुमत। लोगों को लगता है कि यार विशेष बहुमत होगा तब तो निर्माण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, साधारण बहुमत पे भी राज्यों का निर्माण हो सकता है, ठीक है, साधारण बहुमत। वही लाइन बोल रहा है कि साधारण विधान की तरह, जैसे नॉर्मल नियम कानून बनता है ना, बस उसी तरह से साधारण बहुमत द्वारा इसको पारित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 4 में बताया गया है। कह रहा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368। अच्छा दोस्तों, अनुच्छेद 368 जानते हैं आप लोग? कभी भी अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो क्या संभव है संविधान में संशोधन करना? हाँ, संविधान में संशोधन संभव है। अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया बताई गई है, किसकी? संशोधन करने की। दोस्तों ये संशोधन करने का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया था, किस देश की विशेषता थी? ये किस देश की विशेषता थी? संशोधन। दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका की विशेषता थी। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि संशोधन जो है ये किस देश की विशेषता है, तो क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका की विशेषता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। लिख रहा उपरोक्त उद्देश्यों, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है? ऊपर हम नहीं पढ़ा कोई भी नया राज्य होगा, सीमा परिवर्तन होगा, ठीक है, कोई भी जगह परिवर्तन होगा, क्षेत्र परिवर्तन होगा, तो अनुच्छेद 3 जिम्मेदार है। प्रवेश या स्थापना के लिए अनुच्छेद
अनुच्छेद 2 जिम्मेदार है, ठीक है, यही पढ़ा ना। और अनुच्छेद 4 में पढ़ा कि साधारण बहुमत से इसको जो है पास किया जा सकता है। और पहले वाले अनुच्छेद में पढ़ा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यही तो 4 लाइन पढ़ा हमने, 4 अनुच्छेद यार 4 लाइन में बता दिया मैंने, बार बार आप लेके कंफ्यूज हो गए। और आप सोचो ना, भाग 1 बस इसी 4 अनुच्छेद में है, यहाँ अनुच्छेद 5 आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? अनुच्छेद 5 में नागरिकता आ जाएगा, ये हमारा एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा है अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन यहाँ पर मान्य नहीं होगा। साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन हो सकता है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत जो है, ये लाइन याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या है? सुनिए दोस्तों, हमने पहले ही कहा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, ये राज्यों को मिलाकर के ही भारत बना है। तो क्या कोई भी राज्य भारत से अलग हो सकता है? कल को पश्चिम बंगाल कहे कि हमें भारत में नहीं रहना है, परसों जो है पंजाब कहे हमको भारत में नहीं रहना है, कर्नाटक कहे हमको भारत में नहीं रहना है, नीचे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है वो कहे हमको भारत में नहीं रहना है। तो ऐसा थोड़े हो सकता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन सबको मिलाकर के अखंड भारत की रचना किया गया है, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं कि कोई यहां से निकल जाए, ठीक है। उसी लिए लाइन कर रहा है कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कोई भी राज्य स्वतंत्र होकर के अलग नहीं हो सकता। अर्थात भारत जो है ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। अगर कोई राज्य जोर जबरदस्ती करेगा ना तो उस राज्य का विनाश करके उसको भारत के दूसरे राज्यों में मिला लिया जाएगा, वहां विधानमंडल समाप्त कर दिया जाएगा, आपातकाल लगा दिया जाएगा, लेकिन उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। स्वतंत्रता किस बात की यार? भारत खुद स्वतंत्र राष्ट्र है, ऐसे में उसके राज्य की स्वतंत्रता अलग से थोड़े दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसी राज्यों से ही भारत की पहचान है। तो इसीलिए कहा कि भारत जो है यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस संघ का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन राज्य का विनाश हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समितियां, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूरी स्टोरी बनी हुई है, ठीक है, पूरी कहानी में पूरा इतिहास आपको याद करा दूंगा। जो आप 3-4 कमेटियां पढ़ते हैं ना, आपको याद नहीं होता है, मैं आज ऐसे भाषा में आपको बताऊंगा, सारी कमेटी आपको याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 1947 की, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हुआ यार कि आज हम जानते हैं ना, आज हम जानते हैं दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पे झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय ये सब नहीं थे, ठीक है सर, ये सब थे ही नहीं, हाँ ये सब नहीं थे। अच्छा, जैसे जम्मू कश्मीर आज जो आपका बन गया है, ये नहीं था, लद्दाख अलग से नहीं था, आपका तेलंगाना 2014 में बना, ये सब नहीं था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बाद में बने हैं, ठीक है, जैसे वो सब नहीं थे वैसे अन्य राज्य भी नहीं थे, ठीक है। तो सर था क्या यहाँ पे? बस जो था वही बताने चल रहा हूं, ठीक है। लग रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग या समितियां, लिख रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, ठीक है, और बची हुई 3 रियासतें। दोस्तों इन 549 को शामिल करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो वल्लभ भाई पटेल जी का रहा। वल्लभ भाई पटेल अकेले पूरे भारत में दौड़ दौड़ कर जितनी भी देसी रियासतें थीं उनको भारत में लाकर मिलाया, उसके लिए वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, सबसे बेहतरीन नेता अगर उस समय के कोई थे तो वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ठीक है, उनके काम को देखिए आप, ठीक है। इसके अलावा 3 रियासतें ऐसी थीं जो अपना विलय करने को किसी हाल में तैयार ही नहीं थी। एक था जम्मू कश्मीर, एक था नीचे हैदराबाद, सुना होगा आपने, और एक था जूनागढ़। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात के पास में, ठीक है, आपने जूनागढ़ अभिलेख का नाम सुना होगा ना, ठीक है, याद रखिए जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो जीर्णोद्धार कराया गया था, झील वगैरह थी, तो ये सुना होगा आपने। दोस्तों उसी जूनागढ़ की बात करें, ये 3 ऐसे जो हैं स्थान थे जो अपना विलय करने को तैयार नहीं थे, लेकिन लास्ट में इनका भी विलय कराया गया, ठीक है, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सका इनका भी विलय जो है कराया गया। तो ये लिख रहा है कि 3 रियासतों का विलय छोड़ करके बाकी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया था, उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिला लिया गया था। इन तीनों को भी मिलाया गया, लेकिन थोड़ा सा मशक्कत किया गया। हैदराबाद की कहानी बताऊं दोस्तों, तो यहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो क्या था? ठीक है, ऑपरेशन पोलो क्या था दोस्तों? तो इस ऑपरेशन के तहत जो पुलिस थे, जो मिलिट्री थे, वो सिविल ड्रेस में हमारे और आपके जैसे ऐसे जनरल कपड़े पहन कर गए और वहां पर सैन्य कार्रवाई किया गया। उसके बाद जाकर के हैदराबाद का विलय कहां किया गया? याद रखिए, हैदराबाद का विलय भारत में करा दिया गया। जूनागढ़ में दोस्तों
यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम शासक था उस समय, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो जनता थी वो जनता कैसी थी, वो हिंदू जनता थी, ठीक है। तो वहां पर जनमत संग्रह करा लिया गया, जनता से पूछ लिया गया और जनता अगर आने को राजी हो गई भारत में तो बात किस बात का, ठीक है। तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराकर इसको भी लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर को लेकर के थोड़ा सा परेशानी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर से उस समय बिलोंग करते थे राजा हरि सिंह, ठीक है, और राजा हरि सिंह लॉर्ड माउंटबेटन के बड़े निकटतम व्यक्ति थे, बड़ी मित्रता थी उनसे, ठीक है, इसलिए उन पर दबाव नहीं बनाया जा सका। उनके उन पर जो है काफी बार प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास जो है असफल रहा, क्योंकि अंतिम समय में जब हमें स्वतंत्रता मिला था 1947 में, तब एक बात अंग्रेजों ने कही थी कि कोई भी अगर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती तो रह सकती है, ठीक है, ऐसी बात बोल दी गई थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहता था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया और अंततः आते आते हरि सिंह को मदद मांगना पड़ा भारत से, और ऐसे में भारत ने उनसे क्या किया, एक विलय पत्र पर जो है साइन कराया, ठीक है, और उसके तहत जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करा दिया गया ताकि उसके बदले में जम्मू कश्मीर की रक्षा की जा सके, ठीक है। तो याद रखेगा, इस तरह से ये जो तीनों रियासतें बची हुई थी इनका भी विलय भारत में करा दिया गया। समझ में आ रहा है? चलो, अब मुख्यतः हमारे सामने आयोग, जो आयोग बना ये क्या करने जा रहा है, ठीक है। अभी आयोग से पहले मैं कुछ जनरल कंडीशन बताना चाहता हूं, उस समय की स्थिति परिस्थिति के बारे में जानिए, तब आप समझेंगे कि आयोग क्यों बनता है। आयोग, अच्छा आयोग, कोई भी आयोग होने यार आप लोग रटा मत करिए। आयोग दोस्तों समस्याओं के निराकरण के लिए बनता है। जैसे मैं कहूं कि अगर हमारे स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम होता है, सिस्टमेटिक क्लास नहीं जा पाती, किसी तरह की कोई दिक्कत होती, तो एक आयोग बना दिया जाए, वो आयोग पता करेगा ये दिक्कत क्यों होती है, और दिक्कत का पता करने के बाद फिर एक रिपोर्ट बना के देगा कि भैया आप ये सोल्यूशन करा लो, ये दिक्कत समाधान हो जाएगा, इस दिक्कत का समाधान हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसे देश में भी होता है। तो ये आयोग कुछ अलग से नहीं है, ये जो आयोग बनती है, जो समितियां बनता है, ये समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अब समस्याओं का समाधान, मैं पहले ही आपको समाधान बता दूं, आपको समस्या पता ही नहीं। अरे जब आपको समस्या पता होगा तब आप समाधान करेंगे, ठीक है। अच्छा, जनरली लोग करते क्या है, जनरली लोग उल्टा पढ़ते हैं। जनरली लोग कहेंगे कि फला आयोग जो है फला चीज के लिए बनाया गया था। आप प्रॉब्लम जानो, आप प्रॉब्लम जानोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा चीजें। तो यहां लिख रहा है दोस्तों कि 1950 में भारतीय संविधान में भारत को 4 वर्गों में बांट रखा था, ठीक है। 1950 में आजादी मिल चुकी थी, ठीक है, लेकिन अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी आजादी मिला था, 1949 तक में हमारा जो संविधान वगैरह था वो भी बनके रेडी हो चुका था, ठीक है। आगे देखिए, 4 पार्ट यहां पर आया है, क ख ग घ, इंग्लिश में पार्ट ए, ठीक है। ABCD याद रखिएगा, यहां पर पार्ट ए हो गया गलती से, इसको ABCD कर लीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है पार्ट ए में क्या था, करा जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। आपने दोस्तों लास्ट टाइम पढ़ा था गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में। तो भारत का ऐसा क्षेत्र जहां गवर्नर का शासन हुआ करता था, ऐसे क्षेत्र को भाग क में रखा गया, भाग 1 या पार्ट A1 में रखा गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर दे रहा है भाग ख, करा 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, ठीक है। दोस्तों जहां राज्य विधानमंडल थे, जहां शाही शासन था, उनको भी यहां पे रखा गया। तीसरा था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। इसमें कुल 10 राज्य थे जिसमें केंद्रीकृत शासन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे 9 राज्य थे, यहाँ पे 10 राज्य थे, ठीक है, 10 राज्य थे। और जो आखिरी वाला पार्ट था, इस भाग में केवल अंडमान और निकोबार को रखा गया था, भाग घ। इस तरह से कुल यहाँ पर 4 पार्ट में ये जो थे बटे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर आयोग क्या करने के लिए बना। सबसे पहला जो आयोग बना था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन के लिए, वो बना था धर आयोग। क्या नाम था? धर पकड़, ठीक है, धर आयोग ये सबसे पहला आयोग बना था। अब इसके बारे में जानिए। लिख रहा भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। यानी जो पब्लिक था, वो जो पब्लिक थी वो क्या डिमांड कर रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जहां पे मराठी भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, तो उनके लिए जो है रखा जाए। पंजाबियों के लिए पंजाब हो गया, बंगालियों के लिए बंगाल हो गया, ठीक है, तमिल भाषाओं के लिए तमिलनाडु हो गया, तेलुगु भाषाओं के लिए आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है। ऐसा डिमांड आया पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से, ठीक है। वही लिख रहा है कि देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। करा जून 1948 में, देश की आजादी मिलने के ठीक बाद, भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग की नियुक्ति की, ठीक है। दोस्तों नियुक्ति हो गई, महीना कौन सा चल रहा है, जून में, ठीक है, और ज्यादा नहीं, 6 महीने के अंतर्गत दोस्तों इसने बाकायदा रिसर्च किया और अपनी रिपोर्ट बना करके दिसंबर 1948 में
में इसे सौंप दिया गया, ठीक है, एसके धर के द्वारा सौंप दिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में एसके धर मानने को तैयार नहीं थे कि जनता जो कह रही उसे पूरा किया जाना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ये एक्सेप्ट नहीं किया। किसने? एसके धर ने। मतलब जो पब्लिक मांग रही है वो उनको नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा एसके धर ने कहा। फिर क्या दिया जाना चाहिए भाई? जो पब्लिक कह रही कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी राज्य इक्वल नहीं है। कहीं पर राजस्थान है तो वहां पर सिर्फ बालू ही बालू है, मरुस्थल ही मरुस्थल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ऐसे में ये जो जो राज्य आज आप देख रहे हैं ना, वो राज्य तब नहीं थे, वो राज्य धीरे धीरे बनेंगे, अभी आप देखते चलो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ेगा और भौगोलिक स्थितियों परिस्थितियों को भी ध्यान में रख करके राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ेगा, ऐसा एसके धर साहब ने कहा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन फैसला सुनने के बाद जनता में असंतोष फैल गया, जनता नाराज हो गई, जनता नाराज हो गई। अभी अभी संविधान सभा बना था, अभी अभी अगर जनता को नाराज कर दिया जाएगा तो कैसे शासन चलेगा? शासन नहीं चल पाएगा, ठीक है। करा इससे राज्यों में अत्यधिक असंतोष फैल गया, लोग नाराज होने लगे कि जनता का डिमांड था भाषा के आधार पर बनाया जाए और ये कह रहे हैं प्रशासनिक सुधार के आधार पर, ठीक है, इसलिए जनता ने नकार दिया, ठीक है। अतः भारत सरकार ने मजबूरन दिसंबर 1948 में ही फैसला लेना पड़ा कि ठीक है, आप नाराज मत होइए, हम एक और समिति बनाते हैं, हम फिर से एक कमेटी बनाते हैं और फिर से रिसर्च करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है भाई। जो सही होगा भारत सरकार तो वही करेगी ना, ठीक है। तो यहां पर एक समिति बनती है जिसका नाम है JVP समिति, ठीक है। इसी समिति को भाषाई प्रांत समिति कहा गया या JVP समिति। ये JVP कुछ और नहीं है, जे माने जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल और पी माने पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। 1939 वाले जो चुनाव में कांग्रेस अधिवेशन के चुनाव में इन्हीं को लेकर के महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, जिसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, याद आया ना, ये वही वाले पट्टाभी सीतारमैया है। तो दोस्तों यहां पर याद रखेगा JVP, ठीक है, JVP, इन तीन नेताओं ने मिल करके एक समिति का गठन हुआ, यही लोग अध्यक्ष थे, देखरेख कर रहे थे, ठीक है। दिसंबर 1948 में इसका गठन कर दिया गया। करे इस समिति ने भी अप्रैल में, ज्यादा समय नहीं लगा, 4 महीना में, क्योंकि डिमांड जनता की तरफ से आ रहा था, 4 महीना में अपना रिपोर्ट सौंप दिया और इस कमेटी में भी यही कहा गया कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुधार के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जो आपका एसके धर आयोग बना था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। ओहो, अब क्या लगता है, अब जनता मान जाएगी? नहीं, जनता तो जनता बोली नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको प्रशासनिक सुधार से कोई मतलब नहीं है, हमको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक है। मांगा, पब्लिक ने डिमांड किया, इनको भी नकार दिया गया, एकदम खूब बेइज्जती हुई, नकार दिया गया। विरोध के बाद लंबा आंदोलन शुरू हो गया, पब्लिक आंदोलन करने लगी, अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगी। अभी अभी देश आजाद हुआ, पहले ही गेम में क्या हुआ, आंदोलन होने लगा। 56 दिन की भूख हड़ताल पे एक नेताजी थे रामलुलु, वो बैठ गए, कांग्रेसी नेता थे पोट्टी रामलुलु, इनका निधन भी हो गया। ये आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। अतः भारत सरकार को मजबूरन अप्रैल में फैसला आया था, मजबूरन अक्टूबर 1953 में, ये थोड़ा सा लंबा चला है, ठीक है, 1953 में, अक्टूबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में दोस्तों यहां पर जो है एक आयोग को बनाना पड़ा और सबसे पहले यहां पर आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर जो पहले राज्य का गठन हुआ है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का यहां पर निर्माण किया गया। तो ये पहला राज्य था जो कि 1953 में गठित हुआ था, ठीक है। लिख रहा फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन करने की मांग शुरू हो गई। भाई आंध्र प्रदेश तो बन गया तेलुगु वालों के लिए, हमारे लिए भी सरकार कुछ करे कुछ करे कुछ करे, ठीक है। और इसके बाद दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया। 3 सदस्यीय समिति कौन थे? तो उसमें अध्यक्ष थे फजल अली, दूसरे थे KM पन्निक्कर, तीसरे थे N कुंजरू, ठीक है। ये 3 लोग थे और लास्ट में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया और इसमें जो है इन सभी बातों को स्वीकार किया गया। राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन ठीक है यहां पे पब्लिक की बात मानी गई, क्योंकि अगर पब्लिक की बात नहीं मानी जाती तो जन आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है। इसलिए पब्लिक का बात माना गया। लेकिन इस समिति ने
जो एक और कॉन्सेप्ट था कि एक राज्य एक भाषा, ये इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगालियों के लिए बंगाल रहेगा, मराठियों के लिए मराठा रहेगा, ऐसे में तो देश को टूटने से कोई नहीं बचा सकता था, ठीक है। यही तो जातिवादता हो जाती कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो कॉन्सेप्ट था कि एक राज्य एक भाषा, इसको नकार दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 महत्वपूर्ण जो तथ्य चुने गए कि राज्य पुनर्गठन होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहली बात, भारत की अखंडता और एकता और सुरक्षा का संरक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत की एकता और अखंडता पर किसी भी तरह का आंच आए, ठीक है, तब तो जाकर के भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि भाषा को आधार बना करके हम कैसे भी निर्माण कर ले, नहीं, वहां पर अखंडता, एकता और जो सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता नजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बना रहे हैं तो वहां पर भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता भी दिखनी चाहिए, ठीक है। वित्तीय, प्रशासनिक एवं आर्थिक तंत्र को आधार माना गया कि वहां पर व्यवस्थाएं, जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, जो इकोनॉमिकल चीजें हैं, उन सभी को ध्यान में रखा गया। यहां तक कि भौगोलिक और राजनीतिक तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया। उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके तब जाकर के राज्यों का निर्माण हो रहा है। करा सभी राज्यों और पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना का संवर्धन किया जाएगा, उसको आधार बनाया गया और तब जाकर के राज्यों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब एक एक राज्य आपके सामने बनाए जाएंगे। लिख रहा फजल अली आयोग की सलाह पर भारत सरकार द्वारा 7वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से स्थापित किया गया। 1 नवंबर 1956 को कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहां पर थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य, ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के शुरुआत होती 14, 6, 20, ठीक है। टोटल 20 हैं, 14 और 6, ठीक है। नोट सुनिए, करा 1974 में सिक्किम ने भारत में शामिल होने की इच्छा दिखाई और संसद द्वारा यहां पर 35वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल कर लिया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम एक ऐसा देश है दोस्तों जिसके 3 तरफ 3 देश हैं, ठीक है। एक तरफ नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दूसरी तरफ भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। तीसरी तरफ ऊपर की तरफ पहले तिब्बत हुआ करता था, लेकिन अब इस पर चाइना कंट्रोल कर रहा है, तो आप इसको चीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये राज्य है सिक्किम, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम का विलय हो गया। अक्सर करके सिक्किम वाला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो 35वां संविधान संशोधन याद रखेगा 1974 में हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को ला करके भारत में जोड़ दिया गया था। दोस्तों मैं तो आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। देखिए लिख रहा है 1956 के बाद निर्मित राज्य और संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। जो 1956 के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग जब आ गया, जो 14 और 6 बने, वो कौन कौन से बने थे? लिख रहा है महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्य बन गए, पहले एक में ही थे, इनकी सीमा पहले एक साथ थी, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग बनाया गया महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में, ठीक है, 1960 में। तो दोस्तों अक्सर करके परीक्षा में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। दिख रहा है ना अभी, तो याद रखेगा महाराष्ट्र गुजरात क्या हो जाएगा 1960 में। इसी तरह दादरा और नगर हवेली, ठीक है। दादरा नगर हवेली दोस्तों ये 1961 में बना था, ठीक है। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया, मैं आपको संशोधन वाला भी देने वाला हूं, जैसे दमन दीव वगैरह ये सब हट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोवा दमन दीव, देखिए ये गोवा बाद में अलग राज्य बनाया जाएगा। शुरुआत में इसको दमन दीव और पुदुचेरी के साथ मिला करके कहां रखा गया था? 1962 में रखा गया था, ठीक है। और नागालैंड 63 है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा 1966 है, चंडीगढ़ 66 है, ठीक है। हरियाणा चंडीगढ़ एक ही साथ आता है इस समय। हिमाचल प्रदेश 71 है। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये पूर्ण राज्य बने थे 1972 में। सिक्किम पूर्ण राज्य बना था 75 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साथ थे 1987 में। दोस्तों अक्सर भी यहां से प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी आगे मैं बताता हूं और भी अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। आगे देखिए तेरा दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये सन 2000 में बनाए गए। उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया और मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, ठीक है। ये सन 2000 में किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना बनाया गया, वो 2014 में बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गोवा जो था ये शुरुआत में तो दमन दीव और पुदुचेरी के साथ था, लेकिन बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपका सिक्किम था उसको भी 1974 में पूर्ण राज्य
राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 2 जून 2014 को आपने देखा कि तेलंगाना जो बना है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है। अमरावती जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। श्री कृष्ण आयोग जो है वो इसी से संबंधित थे। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो अभी पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, पिछले साल 2019 में, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। कर इसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हालांकि यहां पर यह व्यवस्था 31 अक्टूबर करिएगा, 21 नहीं, यहां पर 31 अक्टूबर होगा, ठीक है, 31 है ना भाई, तो याद रखेगा 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई है। इस प्रकार कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई। जो पहले 29 राज्य थे, ठीक है, 29 राज्य कब थे दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर इसमें ऐड था, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर यहां से हट गया यही, तो अब राज्यों की संख्या क्या हो गया, अब राज्यों की संख्या 28 हो गई, ठीक है। और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो चुकी है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, करा कुछ राज्य हैं और उनके नामों में परिवर्तन हुआ था। जैसे जनवरी 1950 में जो संयुक्त प्रांत था, जिसको यूनाइटेड प्रोविडेंस बोला जाता था, उसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना लगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो याद रखेगा। वैसे उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस मनाता है 24 जनवरी को, ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखेगा जनवरी 1950, ठीक है। यहां पर देखिए नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था, तो पहले केरल को त्रावणकोर कोचीन के नाम से जानते थे, बाद में केरल बोला गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। जनवरी 1969 में यह वही साल है जब चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम रखा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी, सब याद रखे, ठीक है। तो उस समय मद्रास कहा जाता था, बाद में मद्रास को तमिलनाडु कहा गया, ठीक है। 1973 में दोस्तों मैसूर को कर्नाटक कहा गया, ठीक है। पहले कर्नाटक को मैसूर नाम से जाना जाता था, अब मैसूर को कर्नाटक नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते हैं, ठीक है। ये आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हमारे क्लास जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम लोग बिल्कुल दोस्तों पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सर, देखिए हम लोग एज ए टीचर जरूर हैं, लेकिन हमारा और आपका मन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो विकास सर को मैंने बताया था कि उनको कोविड पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, जिसके वजह से वो अभी कम से कम आपके बीच में 1 हफ्ते और नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप जानते हैं कि दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे में शुभम सर को भी क्वारंटीन करके रखा गया है, मैं खुद भी होम क्वारंटीन हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लासेस दी जा रही हैं। आपको कंप्यूटर की क्लासेस में अवेलेबल कराया हूं, संविधान की क्लासेस अवेलेबल कराया हूं। कल से कोशिश करूंगा कि 12 बजे के अंदर, ठीक है, आपको दोनों क्लासेस दे दिया जाए, ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है कि हम किस टाइम जो है क्लास अपलोड कर पा रहे हैं। वैसे अभी हमारा एक शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि होम क्वारंटीन होने की वजह से थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है। जो और लोग भी यहाँ पे आते हैं टीच करने के लिए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा बचाव करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि अगर हमारी तरफ से 2-3 दिन अगर आपको किसी भी तरह का, वैसे आपकी क्लास नहीं रुकेगी ऐसा मैं मान के चलता हूं, मैं रुकने नहीं दूंगा। आपको डेली कम से कम 2 क्लास हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन अगर किसी और चीज़ की कमी 2-4 दिन महसूस होगी तो उसके लिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। PDF आज रात को ही आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। PDF मैं आज अवेलेबल करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उसी मॉडर्न हिस्ट्री वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF दिख जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसके अलावा लक्षद्वीप, जिसको लक्काद्वीप बोलते थे, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ये सब लक्षद्वीप कहा जाने लगा। दिल्ली को दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, NCR दिल्ली कहा जाने लगा। उत्तरांचल को उत्तराखंड बाद में बोला गया सन 2007 में, जब ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से सन 2000 में, तब इसको उत्तरांचल कहा जाता था। बाद में जनवरी 2007 में इसे उत्तराखंड कहा जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा सन 2006 में पांडिचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया, ठीक है। और नवंबर 2011 में उड़ीसा रखेगा, उड़ीस नहीं होगा, उड़ीसा होगा, उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा कर दिया गया। क्या किया गया? उड़ीसा, ठीक है। तो पुदुचेरी भी याद रखेगा, इसका नाम पुदुचेरी, उड़ीसा, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में कभी भी पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, नागरिकता जो आपका जो भाग 2 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में हम लोग लगे हाथ पढ़ लेते हैं। नागरिकता इन द सेंस क्या, भारत में नागरिक किसको माना जाए, ठीक है, यही नागरिकता है। तो पहले एक एक करके अनुच्छेद देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अनुच्छेद 5 में दोस्तों करा संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता की बात की गई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कर संविधान के प्रारंभ पर अधिवास, जो यहां पर पहले से ही निवास कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो नागरिकता ऐसी है, एवं क्या हो जाएगा, नागरिक बन जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 याद रखेगा। 6 में क्या दे रहा है दोस्तों, पाकिस्तान से प्रव्रजन। प्रव्रजन माने होता है कि वहां से माइग्रेट होकर के कोई यहां पे आ गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे आपने देखा 1947 में जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई या बहुत सारे भारतीय लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत की तरफ आके शिफ्ट हो गए, तो उनको माइग्रेशन क्षेत्र जो है वो आए हुए थे, उनको भी नागरिक बनाया गया, वो अनुच्छेद 6 होता है, ठीक है। अनुच्छेद 7 में कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, उसके बारे में दे रहा है। तो 7 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, इसको भी ध्यान फिलहाल रखेगा। 8 में दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा बहुत महान व्यक्ति होते हैं जिनको भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है, तो अगर वो भारत के बाहर रहते हैं तो उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 के तहत किया जाता है, ठीक है। भारतीय मूल वाला शब्द याद रखेगा 8 के तहत। अनुच्छेद 9 दोस्तों है, कह रहा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया, ठीक है, और अमेरिका जाकर के अमेरिका की नागरिकता ले लिया, तो ऐसे में जैसे ही उस व्यक्ति को नागरिकता किसी अन्य देश की मिलती है, वो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक यहां की नागरिकता समाप्त मान ली जाती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 9 बताता है दोस्तों। अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। कह रहा है भाई आप भारत के नागरिक हो, अगर आपको आपकी नागरिकता छीनी जानी है तो ऐसे में संसद जो प्रावधान किया है जिसके माध्यम से आप नागरिकता से मुक्त हो सकते हैं, उसी माध्यम से आप नागरिकता से मुक्त हो सकते हैं, मतलब हटाया जा सकता है, कोई दूसरा माध्यम नहीं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ने कह दिया हे तुम भारत के नागरिक नहीं हो तो मान लेना, आप दिल पे ले लेना, नहीं। अगर उसके लिए विधान है तो विधान के अनुसार ही आप नागरिकता से मुक्ति पा सकते हो, नहीं तो नहीं मुक्त हो सकते। तो ये अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। भाई नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, ये संसद बनाएगा। किस अनुच्छेद में बनाएगा, 1 और 1 11, ठीक है, वो मेरे 11, ठीक है, यानी 11 नंबर पे उसको पावर मिल रहा है, तो संसद क्या करेगा, यहां पर कानून बनाएगा, किसके लिए, नागरिकता के लिए, कि कैसे नागरिकता दी जाए या कैसे नागरिकता छीनी जाए, इस दोनों के लिए कानून बनाएगा। अनुच्छेद 12 की बात हम करने वाले नहीं, क्योंकि 12 से आपका मूल अधिकार शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। करा इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 भी पारित किया था। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम आया था उसको भी जरा आप ध्यान देंगे, ठीक है। करा नागरिकता संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है, देखिए नागरिकता संबंधी अगर कानून बनाना है तो पूरी की पूरी पावर केवल और केवल संसद के पास है, ठीक है। संसद जैसा चाहे वैसा नागरिकता का कानून बना सकती है। करा भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है। अच्छा ऐसा है क्या कि महाराष्ट्र में जाओगे तो आपकी अलग नागरिकता है, बंगाल में अलग नागरिकता है, भारत की अलग नागरिकता है, उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका देश से लिया गया। कहां से, अमेरिका से लिया गया एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, उसको भी ध्यान दीजिएगा। विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति में बता रहा है दोस्तों, विधिक व्यक्ति किसे कहते हैं, ठीक है, जो विधिक मतलब जो विधि द्वारा स्थापित व्यक्ति हो। अब जैसे हमारा तो जन्म हुआ, हम तो विधि द्वारा स्थापित व्यक्ति है नहीं, विधिक व्यक्ति कहा जाता है किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी एसोसिएशन को, किसी तरह के संघ को, उसको विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जिस तरह से आप अपने नाम पर किसी सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वैसे ही वह संस्था भी किसी सामान को खरीद सकती है, बेच सकती है, ठीक है। ऐसे में संस्थाओं को, कंपनियों को क्या माना जाता है, विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। तो लिख रहा है कि विधिक व्यक्ति, चाहे वो कंपनी हो, निगम हो, इस तरह का कोई भी संस्था हो, ये नागरिक नहीं हो सकता। ये कंपनी विधिक व्यक्ति कही जाती है लेकिन ये नागरिक नहीं है, नागरिक जीवित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिया जा सकता। भाई कंपनियों को मूल अधिकार कैसे देंगे, जो व्यक्ति विशेष होगा उसे नहीं दिया जाएगा। चलो आगे देखो, करा नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा है, 1955 की जो धारा है, यहाँ पे आर्टिकल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे धारा 1955
1955 की बात कर रहा है। देखिए धारा और आर्टिकल में क्या अंतर होता है। जब हम संविधान की चर्चा करते हैं तो संविधान में हमेशा अनुच्छेद होता है, लेकिन जब हम किसी अलग से अधिनियम की बात करते हैं, जैसे यहां पर क्या है, ये दे रहा है कि नागरिकता अधिनियम, जब कोई अलग से कानून बनता है तो उसमें जो बातें होती हैं वो धारा कहलाती हैं, वहां पे अनुच्छेद नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 3 से 7 तक, अनुच्छेद खाली संविधान में होता है और धारा जो होते हैं वो अधिनियम में होते हैं। अधिनियम पहले विधेयक होता है, जब तक किसी, जैसे अगर यहां पे लिखा है नागरिकता विधेयक, ठीक है, विधेयक, तो दोस्तों विधेयक का मतलब है अभी वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पास नहीं किया गया, तभी तो विधेयक है। जब ये पास हो जाता है तीनों जगह से तब ये नियम बन जाता है, मतलब ये विधेयक से बदल करके क्या हो जाएगा, यहां पर अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, करा यहां धारा 3 से 7 में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखिए, करा इसके अंतर्गत नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके बताए गए कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं, ठीक है। वो 5 तरीके कौन कौन से, करा जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण के आधार पर भी व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो जन्म से नागरिक है, उसका वंश जो है वो यहीं पर चला हो तो वो भी भारत का नागरिक है। अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो गया हो तो वो भी भारत का नागरिक है। अगर देशीकरण के तहत नागरिकता कर दी गई है तो वो भी भारत का नागरिक है। ऐसे में इन सब तथ्यों में भारत का नागरिक माना जाता है। दूसरा लिख रहा है किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर, मान लीजिए दोस्तों कोई पश्चिम बंगाल का या पाकिस्तान का कोई क्षेत्र था जो पहले किसी और देश के अंडर में था, अब वो भारत का भूभाग हो गया, ऐसा हो सकता है ना। या नेपाल का कोई क्षेत्र था जो पहले किसी और के केस में था, जैसे हमारा जो अक्साई चीन है, हमारा जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ले रखा है। कल को अगर हम उसे आजाद करा लेते हैं और उसे जम्मू कश्मीर में शामिल कर लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा, याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, भारत का भाग बन जाएगा। तो भारत सरकार यह विनिर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो उस भूभाग के व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब तरीका दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 8, 9, 10 ये जो तीनों हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों समाप्ति के बारे में बताया गया और उसकी भी 3 स्थितियां हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नागरिक अगर स्वतः अपनी नागरिकता का परित्याग कर दे कि हम भारत का नागरिक नहीं रहना चाहते हैं तो वो कर सकता है, ठीक है। जैसे आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें तो गर्व होता है यार, हमें तो गर्व होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ स्पेशल चीज दिखाता हूं, बहुत बेहतरीन चीज, ठीक है। मैं उस चीज को देख के बड़ा पॉजिटिव फील करता हूं। अभी आज तक मैंने कभी आपको नहीं दिखाया, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अपना स्टूडियो दिखाना चाहता हूं कि अब बात आई गई है देश की नागरिकता की, तो कुछ आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, कैसे हम जब क्लास में आते हैं इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। आप भी देखकर एनर्जेटिक हो जाओगे, चैलेंज करता हूं, मजा आ जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका, गदगद हो जाएगी तबीयत। देखो नागरिकता का परित्याग करने पर। दूसरा लिख रहा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। आप चले गए ब्रिटेन, वही नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया तो फिर भारत की नागरिकता तो स्वतः समाप्त हो जाएगी ना, मुद्दा खत्म। तीसरा दे रहा है भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाना। भाई आपने कोई ऐसा कुकर्म कर दिया कि भारत सरकार ने आपको नागरिकता से ही वंचित कर दिया, खारिज कर दिया, आपका नाम ही नागरिकता लिस्ट से हटा दिया, तो ऐसे में भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कह रहा कानूनी आधार पर व्यक्तियों को नागरिक, अन्य देशी व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थियों में बांटा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानूनी विधाएं होती हैं, अलग अलग कानूनी नियम होते हैं। ऐसे में याद रखें व्यक्तियों को नागरिक भी बनाया जा सकता है, अन्य देशी नागरिक बनाया जा सकता है, राज्य विहीन व्यक्ति का दर्जा दे दिया जा सकता है, या फिर जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं उनका भी दर्जा दे दिया जा सकता है। शरणार्थी क्या होता है दोस्तों, जो आपके यहाँ शरण लेता है, जो आपके यहाँ शरण लेता है, मतलब उसका कुछ है नहीं आपके देश में लेकिन शरण लेने के लिए आ गया है, तो शरणार्थी है तो यार आप उसका देख रेख करिए, यही होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। करा 9 जनवरी 1915, ये डेट तो आपको याद ही होगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी हमेशा हमेशा के लिए अफ्रीका को छोड़ करके भारत चले आए थे और इसी दिन को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ गए थे, ठीक है। और इसी दिवस अच्छा इस दिवस की जो सिफारिश किया था वो डॉक्टर ML सिंधवी जी ने किया था, उन्हीं के कहने पर यह प्रवासी दिवस
दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए आगे, अभी जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार के तहत दोस्तों 15, 16 ये सब 29, 30 ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब, क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक की चीजें, तो ये 12 से 35 तक में आ जाएगा टोटल, ठीक है। और कह रहा है कि ये वो अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। जबकि 14 की बात कर ले, 14 की, 15 के पहले 14 है, फिर 20 की बात कर ले, 21 की बात कर ले, 21 ए हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। यहां पे देखिए 19 के बाद सीधा 29, 30 है, ठीक है, 19 के बाद 29, 30 है, तो यहां पे बाकी 28 तक है। कह रहा है यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों यानी शत्रु देश के लोगों को छोड़कर भी मूल अधिकार जो है प्राप्त है, ठीक है। तो इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं, यहां पे जरूर लिखा गया है, बट इसकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे कहां पर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों कम से कम 2 पार्ट में जाएगा, एक पार्ट में नहीं जाएगा, 2 पार्ट में आपका मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सारा सब्जेक्ट आपका जो है, मैं जितने भी विषय है ना, ये मैं कोशिश करके आपका 31 अक्टूबर तक कोशिश करूंगा, या अधिकतम जो है 5 नवंबर तक, ठीक है, ये आपका समाप्त हो जाएगा। सारा कोर्स जो आपका है वो पूरा समाप्त करा दिया जाएगा, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। तो एकदम परेशान मत होइए, बस मन लगा करके पढ़ते चलिए, ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है। यार लेक्चर हमें बनाना है, रिकॉर्ड हमें करना है, अपनी क्लास हम लंबी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जो दिया जा रहा है बस खाली मन लगा के पढ़ते चलो, ठीक है। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा अधिकार भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त है या नागरिकों को, कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन सा अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। ये सब तथ्यों पर मौलिक अधिकारों में जब हम चर्चा करेंगे तब कर लेंगे चर्चा। यहां पर नागरिक की बात आई इसलिए यहां पर थोड़ा सा दे दिया जा रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कह रहा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार और सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सिंपल सी चीजें हैं यार, मुद्दा आया तो बोल रहा है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वोट वही न देगा, वोट कौन देगा? आपके यहां पर मान लीजिए प्रधानी का चुनाव हो रहा है, आपके यहां पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किसी भी तरह का चुनाव हो रहा है, तो आप मतदान करने जाओगे। मतदान कब करोगे? जब आप भारत के नागरिक रहोगे तभी ना मतदान करोगे, कि कोई विदेशी नागरिक भी भारत में मतदान कर सकता है। बस वही लाइन दे रहा है, तो इसको लेकर के इतना परेशान क्यों आप हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पद पर केवल और केवल भारतीय नागरिक ही बैठ सकते हैं, उनको ही चुना जा सकता है। इनके चुनाव के लिए सीधा सीधा कहा जाता है कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, तब तो ये पद पर बैठ सकता है, अदरवाइज नहीं बैठ सकता। जैसे राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है ये पदेन जो है सभापति होता है राज्यसभा का, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो महान न्यायवादी है, ठीक है, महान न्यायवादी की भी चर्चा आगे हम करेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा राज्यपाल हो गया और आपका कैग हो गया, महाधिवक्ता हो गया, तो ये जो प्रमुख पद हैं, ठीक है, इन सभी पर केवल भारतीय व्यक्ति ही नियुक्त हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए पॉलिटी बस यही समाप्त होता है। यहां पर मौलिक अधिकार को नहीं जोड़ा जा सकता था, नहीं मैं मौलिक अधिकार भी यहां पर जोड़ करके शुरू करता। कल दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर और इत्मीनान से चीजों को पढ़ेंगे। वैसे कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में अगर खत्म हो सकता है तो खत्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा स्पीड में आगे लेके चलना है, ताकि पॉलिटी आपका जो है 10 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाए। तो आगे दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, वो भी तो विस्तार से पढ़ना है। और उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ जाएगा, तो आपका आराम से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।